अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सत सवेरा में मैं हूं आपके साथ उरूज फातिमा और उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो इस वक्त के हिसाब से उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है और मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले दिनों में भी वो टॉपिक्स आपके सामने लाऊँ जिसको आप सुनना चाहते हैं और जिससे किसी ना किसी तरह आपकी रहनुमाई हो। आज जब मैं स्टूडियो आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि प्रोग्राम का आगाज़ किस तरह से किया जाए। नर्वस थी, बेशक आज मेरा दूसरा प्रोग्राम है, लेकिन अल्फाज का चुनाव बहुत बेहतरीन होना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम का आगाज़ होना चाहिए। लेकिन साथ ही मेरे जहन में आया कि आपका और मेरा साथ तो पुराना है, तो अपनों से बात करते हुए सोचना नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही इस बात की एहतियात करना भी ज़रूरी है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो आपने किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, अपनी सुबह को बहुत ही खूबसूरत बनाना है, क्योंकि सुबह अच्छी होती है तो आपका पूरा दिन भी बहुत अच्छा गुजरता है। तो सुबह का हम आगाज़ करेंगे, सबसे पहले मौसम के हवाले से जानेंगे और उसके बाद मैं आपको अपने मेहमानों से भी मिलवाऊंगी। कुछ आपकी कॉल्स होंगी, कुछ मेरी बातें होंगी, कुछ मेहमानों की बातें होंगी, मेहमानों से भी तारुफ करवाऊंगी और टॉपिक के हवाले से भी बताऊंगी। तो सबसे पहले लेट्स मूव ऑन दी वेदर अपडेट्स। ओके जी, आपने वेदर के हवाले से जाना। कुछ जगहों पर गर्मी बहुत ज़्यादा है और कुछ जगहों पर मौसम जो है वो बहुत अच्छा है। तो गर्मी जहाँ ज़्यादा है, जहाँ भी मुझे देखा जा रहा है, आप लोगों ने अपने मूड को ख़राब नहीं होने देना, मूड जो है वो बहुत अच्छा रखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑनलाइन निज़ाम तालीम में स्टूडेंट्स को किन किस्म की मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से आज हम जानेंगे कि बच्चों के लिए ऑनलाइन निज़ाम तालीम उनकी जहनीत पे किस हद तक नज़रअंदाज कर रहा है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। आज हम अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो है वो बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम वापस ला सकते हैं और किस तरह उनकी जहनीत पे और उनका फ्यूचर किस हद तक मुतासिर हो रहा है। क्या पाकिस्तान के तलबा जो हैं वो इस ऑनलाइन निज़ाम तालीम को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या उनके लिए ये मुमकिन है, और बच्चों की दिलचस्पी के उमूर के लिए ऑनलाइन एजुकेशन में हमें क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आज हमारे साथ हमारे पहले मेहमान मौजूद हैं, अब्दुल वहाब साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का। दूसरे जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सोबिया खतीब, माहिर नफ्सियात हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और तीसरी जो हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नौशीन, माहिर तालीम हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अब्दुल वहाब साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि करंट ऑनलाइन एजुकेशन जो है आप क्या समझते हैं, वो कितना मुफीद है टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए, और क्या ये एक कामयाब तरीक़ा है तालीम फराहम करने का? देखिए रूस, सबसे पहले मेरे हिसाब से हमें थोड़ी सी ज़रूरत है माशरे के बहुत सारे अफराद को ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ऑनलाइन एजुकेशन है क्या। हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो इसको ऑनलाइन बैंकिंग की जब वो टर्म सुनते हैं तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है बेसिकली ऑनलाइन बैंकिंग क्या है। जब वो ऑनलाइन एजुकेशन का आप एक एवरेज शहरी को बताएं तो उसको बताना पड़ता है कि बेसिकली ये वो ज़रिया तालीम हमने कोविड-19 की तबाहकारियों के बाद ईजाद किया कि इंटरनेट के ज़रिए हम 15-20 से लेके एवरेज 30-35 मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एट ए टाइम अपने कंप्यूटर,
टैब या मोबाइल की स्क्रीन पर छोटे छोटी तस्वीरों की सूरत में लाइव इकट्ठा करते हैं। सही। उसी में एक टीचर मौजूद होता है या होती हैं, और हमारा जो भी उस दिन का डिसाइडेड चैप्टर है या लेसन है उसको वो टीचर कंडक्ट करता है या करती हैं। सही। स्टूडेंट्स की जो पार्टिसिपेशन है वो ज़ाहिर है आपको उस स्क्रीन पर नज़र आ रही होती है, लेकिन हर एक के पास ऑप्शन होती है कि वो अपनी वीडियो ऑफ कर सके और अपनी ऑडियो ऑफ करने की भी ऑप्शन होती है। क्योंकि यूजुअली ये जूम या स्ट्रीम यार्ड इसी तरह की जो दूसरी ऐप्स हैं उसके थ्रू सिस्टम वर्क करता है। अब आपका जो सवाल था कि ये कितना कारआमद है, देखिए हर चीज़ के मुस्बत और मनफी पहलू मौजूद होते हैं। अब एक जो ग्राइंडर है बेसिकली वो तमाम मसाले पीसता है, उसका जूसर तमाम फ्रूट्स के जूस बना सकता है, लेकिन खुदा न खास्ता गलती से किसी की उस उंगली उसमें आ जाए वो उंगली को काट भी देता है। तो बेसिकली डिपेंड करता है हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। सही। अगर हम अपने स्टूडेंट्स को की रहनुमाई करें, उन्हें बताएं कि देखें तालीम जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती से कोविड की वजह से आप फ़िज़िकली यानी जिस्मानी तौर पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अटेंड करके तालीम हासिल नहीं करते, तो हमने एक ये मुतबादल तरीका इख्तियार किया है ताकि आपका तालीमी मसाइल का इशू ना आए। सही। लिहाजा हर स्टूडेंट का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपीयर हो, बाज़ाब्ता अपना बिस्तर छोड़े, कंप्यूटर ऑन करे, सामने बैठे और टीचर का फुल लेक्चर अटेंड करे, जहाँ सवाल जवाब करने करें। सही। लेकिन हो ये रहा है कि बदकिस्मती से बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉग इन करके अपने आप की प्रेजेंस लगा के वो गायब हो जाते हैं, फिर सो जाते हैं दोबारा। सही। इस हवाले से भी हम कंटिन्यू करेंगे। सोबिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी आप किस तरह से देख रही हैं ऑनलाइन एजुकेशन को, क्या ये कामयाब तरीका है? हाँ, कामयाब से पहले मैं थोड़ी सी इलेबोरेट करूँगी कि पाकिस्तान के अंदर अभी सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 2 सालों में देखा जाए तो ऑनलाइन की टर्म बहुत ज़्यादा, और ऑनलाइन एकेडमिक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इस पे फोर्स किया जा रहा है, फोकस भी किया जा रहा है। हायर लेवल टू लो लेवल तक, ग्रॉस रूट लेवल तक ही लोगों को अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गई है कि हम थ्रू कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, थ्रू लैपटॉप पढ़ सकते हैं, थ्रू मोबाइल पढ़ सकते हैं। जनरली जो पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर है ना, ये मोबाइल, ये जितनी टेक्नोलॉजी उसको एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और किया जा रहा है, जिसकी बेस पे हम डायरेक्टली ये स्टेटमेंट नहीं बोल सकते कि ये कामयाब तरीका जा रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत से फैक्टर्स हैं। अभी रिसेंटली एक स्टडी रिलीज़ की गई जिसमें ये फैक्टर्स आइडेंटिफाई हुए कि ऑनलाइन एकेडेमिया का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा पड़ रहा है। तो उसमें अगर पाकिस्तान स्टूडेंट्स की एज पीरियड के अंदर तकरीबन 8 to 19 ईयर की एज टाइम पीरियड की यूथ, अर्ली एडोलसेंट और यंग एज को केटर करते हुए देखा गया कि इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या वाकई में उनकी परफॉर्मेंस क्लियर हो रही है या अच्छी हो रही है। तो उसमें आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दिखे, नेगेटिव परफॉर्मेंस रेट मिले। उसके डेफिनेटली एकेडमिक जो पढ़ाने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो फॉलो करने वाले हैं, जो पेरेंट्स हैं, ऑल द वे सारी चीज़ें, क्योंकि आपको जैसे ग्लोबल विलेज हम कहते हैं, सही। पहले बहुत ज़्यादा ग्लोबल विलेज, अब ग्लोबल पेंडेमिक की सिचुएशन है हमारे यहाँ। हम अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हैं कि किसी वबा के टाइम पीरियड के अंदर क्या अल्टरनेटिव इस्तेमाल करके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सस्टेन किया जा सकता है। पाकिस्तान कल्चर में भी वही चीज़ अपनाई जा रही है। डिफरेंट एकेडेमिया इस चीज़ को प्रैक्टिस करने की कोशिश, जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज थी उन लोगों ने तो प्रॉपरली इस्टेब्लिश करके अपने टीचर्स को गाइड किया, ट्रेन किया और एक पेस अपनी बना ली। लेकिन जो आप देखते हैं हमारे पास पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं या बाकी, उनमें कामयाबी की शरह वो नहीं दिखती। बिल्कुल, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम उस तरह से इस्टेब्लिश्ड नहीं है उनके पास। इवन उनके पास वो कहा जाए तो रहनुमाई नहीं है बेसिकली उन लोगों के पास वो स्किल्स नहीं है, जिसकी बेस पे हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अंदर ये कामयाबी की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। बट वी कहते हैं ना कि एक ट्रांजिशन टाइम पीरियड है ये वाला, जो लर्निंग फेज़ है। इसमें आप कोई भी फैसला नहीं दे सकते, लेकिन लर्न करवा के अपनी एक पूरी कम्युनिटी को किसी एक राय रास्त पे ला सकते हैं। तो ये भी मैं आपसे पूछूंगी कि 2 साल में अभी तक अगर हम लर्निंग फेज़ में हैं तो हम आगे जो है कब तक जो है इस लर्निंग पीरियड को पूरा कर लेंगे? डॉक्टर नौशीन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को जो है वो डिस्क्राइब करती हैं? ओके, जब आप ऑनलाइन लर्निंग की बात कर रहे हैं
तो फर्स्टली एक क्लियर कट माइंड में रखें कि आप 90 to 95% तबके को इग्नोर कर रहे हैं, जो हमारा देहात में रह रहा है, जो शहरों में भी रह रहा है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता इंटरनेट, लैपटॉप। लेकिन ये अगर मैं ये कहूँगी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एवरी वन को लैपटॉप्स दें, इंटरनेट दें, तो इसको भी मैं एक्सक्लूड कर दूँगी। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मैं खुद इंग्लैंड से आई हूँ और वहाँ पर भी जो गवर्नमेंट हालांकि एक डेवलप्ड कंट्री है लेकिन वो लैपटॉप एवरीबॉडी को नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसे ही। मेरी बच्ची को खुद उन्होंने 2 माह के लिए लैपटॉप दिया छुट्टियों में, और फिर जो ही छुट्टियां ख़त्म हुई तो उन्होंने कहा कि आपको लैपटॉप वापस करना है। तो मुझे ये एहसास हुआ कि शायद इससे बेहतर कोई और कंट्री होगी जिसमें आप बच्चों को, जाहिर सी बात है एक पेंडेमिक चल रहा है तो उस बच्ची को दोबारा लैपटॉप की तो ज़रूरत पड़ेगी। क्या मैं एवरी डे आफ्टर एवरी 2 मंथ्स में जाऊँगी और उनसे लैपटॉप बारो करेंगी? सो ऑनलाइन लर्निंग में आप 90 to 95% तबके को इग्नोर करें। सही, ठीक है। और फिर जब हम डिस्कशन करेंगे 5% तबके की, तो उसमें भी हज़ारों मसाइल हैं। सही, इस पेंडेमिक में जो सहूलियात जो है बच्चों को नहीं मौजूद हैं उनके पास, उनको किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है वो उनके लिए एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल है, किस तरह से वो इस तालीम को जो है वो अपने लिए मुमकिन बनाएं, इसी पे हमारी बात जारी है। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद जी, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स को किन किस्म की मुश्किलात का सामना है। तो डॉक्टर नौशीन, आप बता रही थी कि आपकी बेटी को भी 2 महीने बाद लैपटॉप ले लिया गया, तो उसी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, अभी मैं 5% तबके की बात कर रही हूँ। चलें, आपको लैपटॉप भी मिल गया, आपको इंटरनेट की स्पीड भी, वो सारे फैक्टर्स मैं 1 मिनट के लिए एक्सक्लूड कर देती हूँ। मैं ये भी एक्सक्लूड कर देती हूँ कि जो वर्किंग वूमेन है उनको ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लास में सिट करना है, और जो पहले सर ने बात की कि ज़ाहिर सी बात है कि उसमें आपको इन कांटेक्ट रहना, वो सारी में चीज़ें, वो सारे फैक्टर्स एक्सक्लूड कर देती हूँ। अब मैं वो बात करती हूँ जिसमें आप बिल्कुल परफेक्टली आपने ऑनलाइन क्लासेस ली। उसका एंड रिज़ल्ट क्या हुआ कि सबसे पहले बच्चा डिस्ट्रैक्शन हुआ, क्योंकि आपको पता है कि आजकल के दौर में आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आप स्टॉप नहीं कर सकते। चाहे माँ जितने भी बैलेंस, चेक एंड बैलेंस रखे, उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। बच्चे के लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत बहुत ज़्यादा हो गई है, उसके लिए पढ़ाई पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो गया। सही। थर्डली, जब मैं इन सारे फैक्टर्स को एक्सक्लूड करके अपने बच्चे को बिल्कुल परफेक्टली बिठा देती हूँ क्लास में, और फिर आपको एट द एंड ऑफ द डे मैं बोलती हूँ कि टेस्ट करो, तो टेस्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल। सही, क्योंकि मैं ख़ुद भी टीचिंग में रही और ख़ुद भी ऑनलाइन मैंने टीचिंग भी की, और मेरा अपने बच्चों के साथ भी कॉन्टैक्ट रहा, स्टूडेंट्स के साथ भी कॉन्टैक्ट रहा, लेकिन आप कभी भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है। वो जो पेपर और पेन में जो क्लास में एक माहौल बनता है, बच्चे को डेट शीट मिलती है, बच्चा एक प्रॉपरली जाता है क्लास में, तो ऑनलाइन में सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो यही है कि आप उनका एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है। सही। आप MCQs ले सकते हैं, आप थोड़े थोड़े क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो बच्चा चीटिंग भी कर सकता है। टाइमिंग बेशक आप कंट्रोल करें, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट की ज़रूरत है। सही, इसमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट की ज़रूरत है। ठीक है, अब्दुल वहाब साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है तो बच्चे किस तरह से जो हैं, और इसको मुनज़्ज़म बनाना और अपनी पूरे दिन की प्लानिंग करना, इसको यकीनी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आपका बड़ा अच्छा सवाल है रूज। देखिए, इस सवाल के तनाजुर में हमें देखना ही पड़ेगा कि क्या हमने बच्चों को अपने उस तरह से आगाही दे दी है, क्या हमने उनके जो गैजेट्स हैं, लैपटॉप है, टैब है, व्हाट्सएवर इट इज़, क्या वो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, क्या हमने इंश्योर कर लिया है कि बच्चा क्लास से 5 मिनट पहले नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जब वो नाश्ता किया करता था, अपने एनर्जी लेवल को नॉर्मल लाता था और फिर स्कूल जाता था, तो उस फेज़ में आने के बाद वो 5 मिनट पहले क्लास शुरू होने से ऑनलाइन मौजूद हो। इसमें पेरेंट्स का बहुत पॉजिटिव रोल है, बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल है। सही। बदकिस्मती से पेरेंट्स ने इसको बहुत लाइट लिया है। हमारे माशरे में हमने अपने बच्चों के ऊपर वो सुपरविजन नहीं रखी कि हम अपने बच्चों को बिल्कुल उसी तरह से तैयार करके जैसे स्कूल भेजा करते थे, कॉलेज भेजा करते थे। प्रैक्टिकली हमें हर को ये समझना पड़ेगा कि जब 5 मिनट पहले ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है तो वो बेसिकली स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है। सही। उसकी प्रिपेयर्डनेस बिल्कुल उसी तरह से होनी चाहिए। इसी तरह टीचर की ये जिम्मेदारी बनती है
कि अक्सर बेशतर मेरे मुशाहिदे में आया है कि टीचर्स एक टाइम देते हैं, फॉर एग्जांपल 10 बजे का, और विदाउट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन पता लगता है वो 1 घंटे के बाद क्लास होगी। अब माँ बाप ने इतनी मेहनत करके बच्चे को अगर 9 बजे ऑनलाइन बिठा दिया है और उसको पता भी नहीं लगता, इन्फॉर्म भी नहीं किया गया, और वो बैठा हुआ ऊँघ रहा है लैपटॉप के सामने, और 10 बजे वो दोबारा ये सोच के कि क्लास तो आज हो ही नहीं रही, जो सोने के मोड में आता है तो अचानक पता लगता है 10 बजे क्लास शुरू हो रही है। तो टीचर्स को भी उसी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, नंबर 1 स्टूडेंट्स को ज़िम्मेदार होना पड़ेगा, ख़ास तौर से जो छोटी उम्र के प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं वो ज़िम्मेदार नहीं होते, ये काम माओं को करना पड़ता है। सही। तो बेसिकली जब हम टारगेट कर रहे हैं उन बच्चों या बच्चियों को, उससे पहले हमें माओं को टारगेट करना पड़ेगा कि भाई प्लीज़ इंश्योर, आप ये यकीनी बनाएं कि आपके बच्चे लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हों। फिर बच्चे का एनर्जी लेवल हाई रखना माओं की जिम्मेदारी बन गई। फिर टीचर की, आपने कहा माओं की जिम्मेदारी बन गई, कितना मुश्किल था पेरेंट्स को जो है ट्रेंड करना ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि जाहिर सी बात है जो छोटे बच्चे हैं, एक समझदार बच्चों को भी आजकल, क्योंकि जब वो घर में सो रहे होते हैं उनको उठाना, जैसे कि आपने अभी बात की, पेरेंट्स को कितना मुश्किल था ट्रेंड करना कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है जी, आपने बच्चों को उठाना है, क्योंकि पेरेंट्स की भी एक प्रॉपर जो है। देखिए फिर इशू यही आता है माशरे में ओवरऑल जो अवेयरनेस, जो आगाही है, उसका क्या लेवल है, हम लोग कैसे ओवरऑल माशरे में रिस्पॉन्ड करते हैं। कोविड आया, हर एक को कहा गया मास्क पहने, कितने लोगों ने मास्क पहने, बेहिसाब ने नहीं पहने। लोगों से कहा गया हाथ ना मिलाओ क्योंकि ये एक बहुत दूसरे से लग रहा है, हाँ जरिया है, लोगों ने गले मिलने से भी बाज नहीं आया। कहा गया कि समाजी दूरी इख्तियार करो, उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, हम मर जाएंगे लेकिन समाजी दूरी इख्तियार करें। ईदों पे कहा गया एहतियात करो, उन्होंने कहा कर लो जो कर रहे हैं, हमने वही करने जो हमारा दिल करता है। तो अब यही लोग जब घरों के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं एज माँ बाप, तो ये आंसर आता है वो कि वो वरिड होते हैं बच्चों की तालीम के हवाले से, मगर वो जो वरिडनेस है ना, बेसिकली उसको नजर आना चाहिए एक्शन की सूरत में। सही, वो जो वरिडनेस है उसको नजर आना इंश्योर करें कि एवरीथिंग इज ऑनलाइन, ठीक है, और ये कि वो खुद तैयार हैं। सही, इससे पहले वो आगाही उनको होनी ज़रूरी है। हमारे माशरे में देखा हमने कि हमने बहुत सारे पहले पेरेंट्स को सेंसिटाइज करना पड़ा कि बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन के खदोखाल क्या होंगे। सही, इस हवाले से भी अब्दुल वहाब साहब हम कंटिन्यू करेंगे। सोबिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जी 2 साल हो गए हैं शुरू हुए हुए, सब कुछ हो गया, लेकिन पेरेंट्स को ट्रेंड करना कितना मुश्किल था? देखिए, डिफ़िकल्ट कोई भी, जब भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जाती है किसी भी ह्यूमन के लेवल पे, तो स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, और इतना बड़ा ये कल्चर हमारे यहाँ डेफिनेटली एक ज़िम्मेदारी को परे करके दूसरे स्कूल में पहुंचा के बच्चे को रिलैक्स हो जाने वाली फीलिंग, वो एटीट्यूड काफ़ी बिल्डअप हो चुका था कि अब ये इदारे की ज़िम्मेदारी है, इदारा इसको पॉलिश करेगा, इसको ग्रूम करेगा। काफ़ी हद तक हमारे मैनर, वैल्यू, सारी चीज़ें चेंज हो चुकी, टेंशन खत्म हो जाती कि हमने भेज दिया बच्चे को। अब जब सारी की सारी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा, आपने और हम सब ने सुना होगा, पेरेंट्स कहते हैं या तो सिर्फ कोटा पूरा करें अपनी फीसिस के लिए बच्चों को ऑनलाइन बिठा लेते हैं, पढ़ाते तो कुछ है नहीं, सिखाते तो कुछ है ही नहीं। और डेफिनेटली जब ये लाइन बच्चा सुनता है और पेरेंट्स का ये एटीट्यूड है, साइकोलॉजिकली ना, नफ्सियात में हम ये कहते हैं कि जब एटीट्यूड ही आपका एक्सेप्टेंस लेवल पे नहीं है तो आप परफॉर्मेंस नहीं दिखा सक रहे होते हो। जब आप हायर लेवल पे, पेरेंटल लेवल पे या टीचर लेवल पे, इवन टीचर्स ने भी बहुत स्टार्टिंग में इसको अपोज किया बिकॉज दे वर नॉट स्किल्ड, उन लोगों की इतनी ज़्यादा उसके हवाले से। देखिए, एक चीज़ होती है ना, घर पे आप देखेंगे सब में बैठे हुए एक माहौल बनाना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा माशरे के अंदर वो माहौल अभी जाके जो स्टडी कॉर्नर है बन चुके हैं हर किसी, जैसे लाइब्रेरी का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता था, हर घर में होता था, लेकिन लास्ट 2-1 डेके में हमने देखा ख़त्म हो गया था। कोई पढ़ाई का एक कॉर्नर नहीं बना होता, सिर्फ लैपटॉप लिए सिस्टम पे, लैपटॉप पे बैठे, आगे टीवी लगा हुआ, सब कुछ हो रहा होता था। तो अब काफ़ी चीज़ें इस्टेब्लिश, पेरेंट्स ने, बीइंग अ पेरेंट्स ने उन्हें समझा कि ये कॉर्नर बहुत ज़रूरी है, एक स्टडी रूम बहुत ज़रूरी है जिसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि बीइंग अ, देखें हम प्रोफेशनल, हम लोग भी अपनी बहुत सी मीटिंग्स, हमने एक ऑफिशियल कॉर्नर बनाया जहाँ से हम ऑपरेट कर रहे थे सारी चीज़ों को। इसी तरह से पेरेंट्स के अंदर जब वो अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो गई है तो बच्चों के परफॉर्मेंस के अंदर में, और
पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि बच्चे ने ऑनलाइन ही पढ़ना है। अभी जैसे आज अनाउंसमेंट होनी है कि क्या अगला फैसला आना है, क्योंकि अगस्त में तो स्कूल्स खुलने, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसकी बेस पे पेरेंट्स ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर हैं। कुछ लोग तो पेरेंट्स कह रहे हैं अल्लाह करे स्कूल खुल जाए, किसी तरह से हमारे कॉलेजेस खुल जाए, हमारे बच्चे जाएं और जाके पढ़ें। वो जब ये लाइन कहते हैं ना कि जाके पढ़ें, ऑल्दो दे आर ऑलरेडी लर्निंग फेज, वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनके एग्जाम हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पेरेंट्स की इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जितने भी हमें लोग सुन रहे हैं, आप लोग अपना रवैया बनाएं कि पढ़ाई चाहे स्कूल में है घर में है, पढ़ाई कंटिन्यू रहनी चाहिए। पढ़ाई चाहे स्कूल में है या घर में है, पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रखना है। और ब्रेक के बाद भी यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में पेरेंट्स का जो रवैया है वो पॉजिटिव हो तो स्टूडेंट्स पे भी जो है वो बहुत अच्छे जो हैं वो असरात मुरतब होते हैं। डॉक्टर नौशीन, मैं आपकी जाने पाना चाहूँगी, जैसे कि सोबिया ने कहा कि शुरू में जो है वो टीचर्स ने, जैसे कि आपने कहा मैं टीचर भी रह चुकी हूँ, टीचर्स ने बड़ा इस चीज़ को अपोज़ किया कि जी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही मुश्किल है, और तो वो आपके लिए कैसा वो फेस था? असल में टीचर्स की बात ये है कि अगर आप लाइफ फ्रॉम स्टार्ट से शुरू करें तो लाइब्रेरियाँ बढ़ी हुई हैं। अगर आपने पढ़ना हो तो दुनिया की बुक्स का बेहिसाब है पढ़ने के लिहाज से। स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का माहौल क्यों ज़रूरी है? थोड़ा सा बच्चा लर्न करता है लेकिन एक क्लास का एटमॉस्फेयर बनता है, टीचर का एटमॉस्फेयर। बिल्कुल ऐसा ही है। सो ऑनलाइन क्लासेस गुड हैं कि ड्यूरिंग करंट पेंडेमिक आप एक अल्टरनेटिव है, लेकिन इसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। मुझे जो सबसे तकलीफ देह बात पाकिस्तान में लगी, जो मैंने इंग्लैंड में मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी कि वो सब चीज़ें बंद कर देते हैं लेकिन स्कूल्स बंद नहीं करते। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। सिनेमास जो उनकी बेसिक, जो उनकी जहाँ से इनकम आ रही है, वो सब चीज़ें बंद कर देंगे लेकिन स्कूल्स बंद नहीं करते। और हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि वो स्कूल बंद कर दें और बाकी सब रेस्टोरेंट, सब फूड स्ट्रीट, सब कुछ खुले। कारोबारी जिंदगी जो है वो चल रहा है, सिर्फ स्कूल और पढ़ाई के जो मामलात हैं उसको बंद किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा हर्टिंग था। सेकेंडली, जो आप पेरेंट्स की बात कर रही हैं, पेरेंट्स ट्राई देयर बेस्ट कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन दें। ऑनलाइन अगर हो रही है, ऑब्वियसली जैसे सोबिया ने बात की कि पढ़ना तो है आपको, सही, वो बात बहुत अच्छी है, लेकिन पेरेंट्स की भी एक एंगेजमेंट है। आजकल आपको पता है कि मियाँ और बीवी दोनों काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। जैसे मेरी जॉब थी 9 till 3, मैंने अपनी जॉब इस टाइमिंग से रखी थी कि मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे तो मैं 8 till 3 काम कर लूँगी, और मेरे हस्बैंड भी काम कर सकते हैं और वो रात को लेट आएंगे तो मैं तो घर में होंगी। अब जिस सूरत की ये कमिटमेंट्स हैं तो वो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने बच्चे को बिठा सकती है। सेकेंडली, कुछ ऐसा हुआ कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, मतलब बहुत ज़्यादा हर बंदे पे प्रेशर पड़ा। बीइंग अ टीचर मुझे ये प्रेशर हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा सिलेबस डाला लेकिन बच्चों ने इसको पढ़ने की ज़हमत नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में कि आप सिलेबस टीचर्स प्रोवाइड करें, स्कूल भी प्रॉपर जो है वो टीचर्स और आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात, आपको एवरीथिंग, आपको वीडियोस, आपको पिक्चर्स, आपने एवरीथिंग, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज तो ख़त्म होगी, टीचर की बॉडी लैंग्वेज ख़त्म होगी। टीचर ने हर जगह से ढूंढ के सारा मवाद डाला, लेकिन बच्चे ने पढ़ने की ज़हमत नहीं। अब्दुल वहाब साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी इस हवाले से, जैसे कि जी हर चीज़ जो है वो स्कूल प्रोवाइड करे, टीचर्स प्रोवाइड करें, मगर बच्चों ने उसको अडॉप्ट करना है, इसको किस तरह से यकीनी बनाया जाए? देखिए, बच्चों ने कैसे अडॉप्ट करना है, ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है। बच्चा अपने तौर पे हर बच्चा मेहनत करने की कोशिश करता है। कुछ बच्चों को पुश करना पड़ता है, कुछ बच्चों में ये जज्बा खुदकार होता है, लेकिन एज ए माशरा जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने में वालिदैन का और असातिज़ा का बहुत बड़ा रोल है। बड़ा अच्छा वेल कनेक्टेड एक अप्रोच होनी चाहिए। टीचर्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको जो भी 40 मिनट्स हैं, 1 आवर की क्लास है, उसमें हर बच्चे पे फोकस करें। जहाँ पे देखें किसी बच्चे में वीकनेस है उसको स्पेशली एड्रेस करें इजाफी टाइम में। और हर बच्चे की यूजुअली जो क्लास टीचर ना भी हो, दूसरी किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो,
उसको हर बच्चे की प्रोग्रेस का पता होता है। जैसे कि आपने यहाँ कहा कि जो वीक बच्चे हैं उनको स्पेशली जो है वो टाइम दिया जाए, क्या टीचर्स के लिए ये चीज़ आसान है? वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हम क्लास के बाद भी जो है वो जो वीक बच्चे हैं उनको जो हम टाइम दें? देखिए, ये मेरा अपना तजुर्बा कहता है कि जहाँ पे भी डेडिकेटेड कमिटेड टीचर हैं, लिटरली सिर्फ टीचर होना इटसेल्फ डजंट मीन कि वो टीचर है। एक पैशन है टीचिंग जो है, इट हैज़ टू बी अ पैशन। सही। अगर उसमें वो टीचर में जज्बा नहीं है, देखें जब आप एक पौधे को पानी देना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक जज्बा होता है कि वो आप उसको तनावर दरख्त बनाएं। सही। ऐसा नहीं होता 2 दिन पानी दिया 4 दिन छोड़ दिया, 2 दिन पानी दिया 4 दिन छोड़ दिया। तो अगर टीचर्स में वो जज्बा है जो कि होना चाहिए, डेडिकेशन इज़ अ मस्ट फॉर टीचिंग। सही। तो वो ऐसे बच्चे को पिन पॉइंट करते हैं और लाजिम नहीं है कि हर रोज़ उनको इतना टाइम देना पड़े। अगर वो बच्चे को क्लास में ऑन बोर्ड ले लें, थोड़ा सा फोकस डाइवर्ट करके उसको उस पर फोकस रखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बच्चा पिकअप ना करे। साथ ही साथ जो घर में पेरेंट्स हैं, क्योंकि आजकल ट्यूटर्स हर जगह पे अवेलेबल हैं, तो जब अगर वो एटलीस्ट वालिदैन को कम्युनिकेट कर दें आपका बच्चा इस सब्जेक्ट में थोड़ा वीक है, थोड़ा इस पे फोकस करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल वालिदैन मज़ीद इजाफी उनको हेल्प ना प्रोवाइड करें बच्चों को। सही। सोबिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि मुझे आज भी याद है कि अगर मैं लेक्चर मिस कर देती थी तो वो जो एक आप फिज़िकली क्लास में जाते हैं, आप जो लेक्चर अटेंड करते हैं और जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, मुझे आज भी याद है कि जो मैं क्लासेस मिस कर देती थी वो मैं जितनी किताबें पढ़ लूँ, जितना भी मैं रट्टे लगा लूँ, सब कुछ कर लूँ, वो कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर नहीं होता था। तो आज क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, आज उन बच्चों को किस तरह से वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता कि बच्चा आगे से क्लास ले भी रहा है या नहीं, क्योंकि ये एक जो है वो दी गई है बात कि आप कैमरा जो है वो ऑफ कर सकते हैं। तो किस तरह से जो है वो बच्चे जो है वो अडॉप्ट करें? आपने बड़ी खूबसूरत बात की। देखें, दुनिया का निज़ाम जो है ना, शुरू से आपता हयात 10,000 साल पहले की हिस्ट्री से लेकर अभी तक देखें तो इंसान को जो सिखा सकता है वो दूसरा इंसान ही है। असल जो तरबियत, असल जो तालीम, असल जो एक सबक है ना, वो इंसान को ही सिखाता है। ये जो कोविड की सिचुएशन आई, ऑनलाइन जो सारे सिस्टम इस्टेब्लिश्ड हुए, उसमें इंटरेक्शन कम हुआ। ह्यूमन बीइंग की नीड होती है कि वो दूसरे पर्सन को देख के सुन के फिर समझे। ट्रेनिंग भी इसी तरह की गई है और इसी तरह से निज़ाम भी चल रहा है। अब जब आप कनेक्ट होते हैं सिस्टम टू सिस्टम, स्क्रीन पे होते हैं, तो आप पहला लॉकर तो आप लगा लेते हैं कि इट्स ऑन स्क्रीन, यू आर नॉट रिसीविंग इट। मेंटल लेवल आपका टोटली, क्योंकि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमारे स्टार्टिंग में बहुत पेशेंट मेरे 2000 जब स्टार्ट हुआ ना, 6 मंथ के पीरियड के अंदर पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा कंप्लेंट जो पेशेंट और अपने बच्चे लेके आए वो कहें कि नहीं ऑनलाइन पढ़ नहीं पा रहा, ये कह रहा है मुझे समझ नहीं आती, मुझे सीखा नहीं जा रहा, मुझे टीचर की लेक्चर अगर सेंड भी कर दे मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो क्या फ़ायदा मैं घंटा 2-2 घंटे। उसके बाद हेल्थ इश्यूज़ भी बच्चों के, पोस्चर इश्यूज़, आइज ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें भी स्टार्ट हुई हैं बच्चों की। इशू क्या है असल में, बच्चों को इस चीज़ पे प्रॉपरली समझाना। हम स्टार्टिंग में कह रहे थे पेरेंट्स और बीइंग अ टीचर तुमने पढ़ना है, अब पढ़ना कैसे है ना, उसकी छोटी छोटी नोट्स उससे अटैच करनी है पहले, चाहे वो बच्चा है बड़ा है। आप देखें यूथ के अंदर भी सही। इस हवाले से भी मैं आपसे पूछूंगी कि किस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स को इस बात पे लाया जाए। डॉक्टर नौशीन, आप चूँकि टीचर हैं, ये ऑप्शन दिया गया कि जी आप कैमरा ऑफ कर सकते हैं, तो इस पे टीचर्स ने क्या सवाल नहीं उठाया कि जी आप कैमरा ऑफ है, बच्चा पीछे है नहीं है? ये ऑनलाइन टीचिंग का सबसे पहला रूल था जो हमें ट्रेनिंग में बताया गया था कि यू कांट फोर्स द स्टूडेंट। ओके जी, वो बस बच्चे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज ना हो, बच्चे को आपने फोर्स नहीं करना। मेरी अपनी बेटी जब ऑनलाइन क्लास ली थी तो वो 15 से 20 स्टूडेंट्स थे, तो मुझे उसके साथ हंसी भी आई। एक बच्ची बेड में लेटी हुई है, टीचर ने पूछा कि इसका आंसर क्या है 4, तो उसने 1 मिनट के लिए वो बेड से उठी, ब्लैंकेट से आंखें मलती मलती उसने 4 बोला और फिर बेड में चली गई। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हाउ कैन यू बिलीव, ये ट्रेनिंग में है कि आप नहीं कर सकते, आप बच्चे को इम्पोज ही नहीं कर सकते कि वो अगर ऑन करता है कैमरा तो फाइन, नहीं करता तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। आप अपना मैसेज पूरी तरह से कन्वे करें, आगे बच्चे की बात है कि वो पिक करे ना करे। लेकिन मैं फिर वही अपने जो चाइल्डहुड्स को रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहूँगी कि हमारे टीचर की डांट, मार, ये सब इन चीज़ों ने हम पे इफेक्ट किया, तो आज हम इस मकाम पे पहुँचे। सही। अगर वो टीचर की डांट डपट ना हो, माँ बाप की, पेरेंट्स की वो सख्ती ना हो, तो बच्चा तो सारा दिन यही कहता है कि जी मैं ऑनलाइन मूवीज़ देखता रहूँ और इंस्टाग्राम पे बैठा रहूँ। ये सब चीज़ें माशरे में फैक्टर उस वक्त बुरा लगता है
लेकिन बाद में बहुत ज़रूरी है, यही काम सही। उस वक्त बुरा लगता है लेकिन बात के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है वो उससे स्टूडेंट्स को किन किन मुश्किलात का सामना है और साथ ही साथ टीचर्स के लिए कितने मुश्किलात का सामना है। ब्रेक के बाद हम इस पे भी बात करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से जो है वो स्टूडेंट्स की जहनियत पे कितना असरअंदाज हुआ है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। खुशामदीद जी। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को किन मुश्किलात का सामना है, स्टूडेंट्स के लिए कितना मुश्किल है इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट करना। लेकिन अब हम बात करेंगे टीचर्स के राइट्स की, क्योंकि स्टूडेंट्स की तो बात हो ही रही है, स्टूडेंट्स को किन मुश्किलात का सामना है, लेकिन टीचर्स को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए क्या मुश्किलात दरपेश हैं। अब्दुल वहाब साहब, टीचर्स के लिए क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि इमेजिन 30 बच्चे जो हैं स्क्रीन पर हैं, टीचर एक है। अब टीचर का पे फोकस रखना है 30 में से कौन अटेंटिव है कौन नहीं है। जो फिज़िकल एजुकेशन क्लास के अंदर है और टीचर निगाह रख सकता है कि हर कोई इन्वॉल्व है कि नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ पे जिस तरह डॉक्टर नौशीन ने बात की, आई एम सरप्राइज्ड कि इसको चीज़ को कंपलसरी होना चाहिए कि हर बच्चे का कैमरा ऑन हो। इन्होंने जिस तरह से बताया और ऐसे केसेस हुए कि बच्चे सो रहे हैं और जब सवाल आया फ़ौरन बिस्तर से उठे और उन्हें जवाब दे दिया। तो क्या हम फिज़िकल एजुकेशन में ये राइट्स बच्चों को दे सकते हैं कि एक बच्चा अपनी सीट पर टेक लगा के सो जाए और जब सवाल हो तो फिर उठे और उठ के जवाब दे? अगर हम वहाँ पे टीचर को ये राइट दे रहे हैं कि वो बच्चे को अटेंटिव रख सकता है अपनी क्लास के दौरान में, तो यहाँ पे हम क्यों नहीं राइट दे रहे हैं? क्योंकि मिसयूज़ हो रहा है। अगर ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी कोई राइट है बच्चे का कि स्क्रीन ऑफ कर सकता है, तो इट इज़ बीइंग अब्यूज्ड। ठीक है, तो क्या जो ये ऑनलाइन निज़ाम तालीम है वो पाकिस्तान के तलबा के लिए मुमकिन है? देखिए, ये हमारे ऊपर जो अफ्ताद पड़ी उसकी वजह से हमें इस तरफ आना पड़ा। सही। लेकिन सॉरी टू से, चूँकि हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, हम तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। सही। हमारे पास डिस्पैरिटीज़, तफावत जो है बहुत ज़्यादा है आबादी के मुख्तलिफ तबकों में, एजुकेशन सिस्टम में। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे बहुत बेसिक्स भी अवेलेबल नहीं हैं, प्राइवेट स्कूल्स मीडियम वाले हैं जहाँ रीजनेबल अच्छी हैं चीज़ें, और फिर एडवांस किस्म के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बहुत हाई लेवल के हैं। तो नतीजा ये है कि हमारे पास इक्वालिटी नहीं है। सही। उसकी वजह से गैजेट्स की अवेलेबिलिटी मसला है। सही। पेरेंट्स का स्टैंडर्ड्स में फ़र्क है। एक ऐसे पेरेंट्स हैं जो सिर्फ बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, खुद उनकी कोई तालीम नहीं है। एक ऐसे पेरेंट्स हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, बच्चों को भी एजुकेशन दिलवा रहे हैं। तो हम एक ऐसा माशरा हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो हमारा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम वो हमें समरात नहीं दे रहा जो ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क में दे सकता है। सही। सोबिया, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल वहाब साहब ने कहा कि हम तरक्की पजीर और वो तरक्की याफ्ता। मैं खुद इंग्लैंड से आई हूँ। सही। मैं कभी भी इस बात को इनकरेज नहीं करूँगी। अच्छा। मैं खुद एक तरक्की याफ्ता मुल्क से आई हूँ और उनको हमारे से ज़्यादा मसाइल दरपेश हैं। अच्छा। हर बंदा वहाँ पे इंटरनेट यूज़ कर रहा है, हर बंदे के पास लैपटॉप, आईपैड। ये तो मसला ही नहीं है कि 90% लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इस चीज़ से सिक हो चुके हैं। सही। इसी वजह से उनकी पॉलिसीज़ जब भी बनती हैं तो वो कहते हैं कि अंडर जो ईयर 10 तक आपने स्कूल्स नहीं बंद करने। इवन उनका कोरोना बिल्कुल पीक पर था, उन्होंने स्कूल्स नहीं बंद किए। वो मेरे बच्चों से भी बात होती थी, सबसे बात होती थी, बबल्स बना देते थे। सही। कि एक बबल जाएगा दूसरा बबल आएगा। सही। तो इस तरह से उन्होंने सिस्टम चलाया हुआ था। क्योंकि उन्हें पता था कि इवन यूनिवर्सिटीज़ क्लोज थी हमारी, लेकिन स्कूल्स उन्होंने बंद नहीं किए। वो कहते हैं स्कूल छोटे बच्चे ये बहुत एक अच्छा जो है वो इकदाम है, क्योंकि स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो फिजिकली जाएं और फिजिकली वहाँ जाके पढ़ें। बहुत मुश्किल है। आप जितनी डिबेट्स कर लें, जितनी स्पीच कर लें, तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर, ये सब बेकार है। क्योंकि वो लोग इतने सिक हुए कि उन्होंने कहा स्कूल नहीं बंद करना, बाकी अब जो मर्जी। सोबिया, जहनियत पे किस हद तक असरअंदाज हो रहा है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का? क्योंकि अगर हम देखा जाए तो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, और जैसे अब्दुल वहाब साहब ने गैजेट्स की भी बात की, उस पर भी मैं बात करूँगी कि जिनके पास सहूलियात हैं और जिनके पास नहीं हैं, उनमें किस हद तक तफरीक पैदा हो रही है? देखिए, जो जहनी सेहत के हवाले से अगर बात करें या हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अगर ऑनलाइन सिस्टम को या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को कनेक्ट करने की कोशिश हम करें तो स्टडीज़,
आपके सामने इम्पैक्ट्स और डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर हिस्ट्रीज आपको मिलेंगी कि इसका इम्पैक्ट नेगेटिव रहा है। नेगेटिव इन अ सेंस इसलिए रहा है क्योंकि बच्चे एक पोस्चर के अंदर 3-3, 4-4 घंटे एक दफ़ा बैठे रहते हैं, बैकबोन के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, स्टिल बैठे हुए हैं स्क्रीन के साथ। वो इस कदर अटैच्ड हैं कि आई स्ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा, आँखों के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। इवन आप देखें बच्चों की वो इस तरह की हैबिट्स भी नहीं है ना कि साथ साथ पानी भी पिए, हाइड्रेटेड रहें, खाते पीते रहें, फिर उसको दे आर टेकिंग एज अ स्ट्रेस्ड। इवन आपके टीचर भी देखें, टीचर भी इसको एज अ स्ट्रेस लेते हैं कि मैंने पढ़ाना है। ये ऐसा नहीं है, जैसे सर ने भी स्टार्टिंग में बात की थी कि पैशन के तौर पर नहीं, वो एज अ प्रोफेशन लेते हैं। तो जब एज अ प्रोफेशन बच्चा भी ले रहा है कि मैंने यार पढ़ना है, किसी तरह ग्रेड क्लियर करना है, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि दोनों लेवल पे इंटरेस्ट और उसका आउटपुट देखा जाए कि ये हमारे लिए है, दिस इज़ फॉर अस, और ये इसी से हमारी प्रोग्रेस होनी सही। है। उसको इम्पोर्टेंट साहब, जैसे कि सोबिया ब्रेक में अभी बता रही थी कि आई साइड का आपके पास बहुत ज़्यादा पीक पे आ रहा है, इश्यूज आ रहे हैं। तो स्क्रीन्स, जैसे दुनिया में ये कहा जा रहा था कि जी स्क्रीन्स से जो है वो दूर रखना है, आप अटैच्ड हो रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो स्क्रीन्स के बगैर तो ना बच्चे पढ़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। इस हवाले से क्या इकदाम करना चाहिए? देखिए, ये तो मजबूरी है, इसमें हमारे पास ऑप्शन एक्चुअली हाँ, हम ये कर सकते हैं कि उनका जो एंटरटेनमेंट टाइम है उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें। सही हो ये रहा है, जिस तरह बच्चे अब फिजिकली नहीं थकते, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ नहीं जा रहे, कॉलेजेस नहीं जा रहे, अब उन्होंने 2 या 3 घंटे ऑनलाइन एजुकेशन ली, उसके बाद वो काउच पोटैटोस की तरह से बिस्तरों में हैं। अब थकन का एलिमेंट वो नहीं आ रहा, नतीजा ये हो रहा है कि उनका ज़्यादा टाइम टीवी के सामने गुजर रहा है। टीवी में मूवीज़ 150-160 चैनल हर घर में अवेलेबल हैं। चैनल स्विच करें आप, 5-6 घंटे आराम से गुजार सकते हैं। वो बिस्तर में लेटे में या सोफे पे लेटे हुए और मूवीज़ देख रहे हैं। इंग्लिश मूवीज़ भी हैं, उर्दू मूवीज़ भी हैं, इवन के पढ़ भी वो लेट के ही रहे हैं। अब अगर 3 घंटे लैपटॉप के सामने उनका कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन टाइम गुजर रहा है, उसके बरक्स 6 से 8 घंटे उनका एंटरटेनमेंट के टाइम टीवी के सामने गुजर रहा है। तो हम क्यों नहीं ये करें कि हम वो जो 8 घंटे या 6 घंटे हैं उसमें से थोड़ा सा उनको घंटा 1.5 घंटा इस तरफ लेकर आएँ, बाकी फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल स्पोर्ट्स की तरफ लगाएं। और जो सही है कि एक आम बच्चा भी अगर 3 घंटे लैपटॉप के सामने, लेकिन जैसे आपने कहा कि फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ लगाएं, लेकिन आजकल पेरेंट्स तो घर से बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि कोविड की सिचुएशन है। उस तरह से किस तरह फिजिकल एक्टिविटीज करें? देखिए, हम अपने बचपन में, मुझे अच्छी तरह से याद है कि बच्चों में एक एक्टिव होने का रुझान होता था। हम कुछ नहीं करते थे, एक छोटा सा टेबल टेनिस का रैकेट होता था, एक पिंग पोंग बॉल होती थी, उसी को दीवार के साथ मार के किसी भी घर में साइड पर, उस वक्त ये बच्चे एक्टिव थे, उनको पता था, पेरेंट्स भी उनको लगा के रखते थे, काम पे लगा के रखते थे, ये कर लो, घर में बैठे हुए हो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। आजकल मोबाइल फ़ोन्स मौजूद हैं, पेरेंट्स खुद मोबाइल फ़ोन लेके बैठे हुए होते हैं, दुनिया जहान से बेखबर, बच्चे के हाथ में भी एक मोबाइल पकड़ाए हुआ होता है। बिल्कुल तो ऐसे ही मैक्सिमम एक्टिविटी एंटरटेनमेंट की ये है, तो फिजिकली कहाँ आएंगे वो? जैसे कि बात करें कि आजकल जो है पूरी फैमिली ही, इवन के आपस के डिस्कशंस भी जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं क्योंकि पेरेंट्स भी मोबाइल में कमेंट्स एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे ही लाइक वहीं से होता है। इवन कि मैंने ये भी देखा है घरों में कि अगर 2 फ्लोर्स हैं तो पेरेंट्स जो है वो मैसेज कर रहे होते हैं कि बच्चे आके आप खाना खा लो, आवाज एक्चुअली, तो जो आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। यही तो डिजास्टर है इस एरा का। और हम लोग भी उस ज़माने में आप देखें कि कितने गांव से कोई जनरल बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, वो यही था कि डिस्ट्रक्शन नहीं थी। अब आप देहातों में भी जाएं, खाने को हो ना हो, मोबाइल फ़ोन टच वाला रखा हो, आप रेडी वाले के पास भी स्मार्टफोन देखिए, मतलब सबके पास। सेकेंडली जब मैं कह रही बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर इस हवाले से हम देखें कि जी स्क्रीन से बहुत दूर रखना है बच्चों को, लेकिन आज जैसे कि हमारे मेहमानों ने भी कहा कि ये एक ज़रूरत बन चुकी है। और हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के जाने पड़ने से के बाद हम जब वापस आएंगे तो हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि इस चीज़ को किस तरह से हम इसके लिए जो है हम जो है दूसरे इक़दाम ला सकते हैं कि बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम किसी तरह घर में ही यकीनी बना सकें। तो इस पर भी बात करेंगे, एक ब्रेक के जाने पड़ते हैं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी,
ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे स्क्रीन्स की, स्क्रीन से कैसे बच्चों को दूर रखा जा सके, लेकिन आज इस वक्त जबकि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है तो बच्चों को जो है हम दूर नहीं रख सकते, ये एक ज़रूरत बन चुकी है। अब्दुल वहाब साहब, हम इसी हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन अब मैं जानना चाहूँगी क्योंकि 6-6 घंटे एक स्क्रीन के सामने बैठना बच्चों के लिए बैकबोन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इसको किस तरह से ठीक किया जाए? इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि थोड़ी सी अथॉरिटी एक्सरसाइज करें, बच्चों को ऑन बोर्ड लें, बच्चों से कहें कि देखिए आज से जो है 6 घंटे का टीवी, हम टीवी बंद नहीं कर रहे लेकिन इसको 2 घंटे का सही, हम एटलीस्ट 2 घंटे कुछ ना कुछ घर के अंदर स्पोर्ट्स करेंगे। अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो एक टेबल टेनिस की टेबल रख दें, बच्चों को कहेंगे खेलो। सही, वो नहीं कर सकते तो हम अपने कॉलेज के ज़माने में भी हम कहते थे मिनी क्रिकेट। एक ने छोटा सा बैट पकड़ा होता था, एक बॉल पकड़ी थी और बेसिकली 2 या 3 मीटर के डायमीटर में हम क्रिकेट खेलिया करते थे। तो आज भी वो हो सकता है। और बच्चे तो अब देखें, आप बच्चों को आप लगा कर देखें, बच्चे तो बैठी जगह पे एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वहीं बैठी जगह पे उछल कूद कर लेते हैं। सिर्फ चीज़ ये है कि उनको पता लग जाए कि अब हमारे पास किसी तरह की कोई इंटरनेट बेस्ड एक्टिविटी या टेलीविज़न नहीं है। तो हमें बच्चों को बेसिकली इस लाइन पर लाने के लिए खुद थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। जॉब पेरेंट्स के सही कि उनको स्क्रीन से उठाना सही सबसे बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के लिए। सो भी आप क्या कहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अरूज इसमें ना टाइम बॉन्डिंग, ट्रेनिंग, आपका खुद का बिहेवियर, बच्चा वही सीखता है जो आप कर रहे होते हैं। सही, जो पेरेंट्स करते हैं, जो टीचर करते हैं, अगर टीचर क्लास में आके टेस्ट दे के वो मोबाइल में घुसा और टेस्ट पे लोग फोकस नहीं करे, इवन ऐसे स्क्रीन के सामने भी बैठे हुए उसका यही बिहेवियर है, तो लर्निंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे सर ने भी बताया, छोटी छोटी हम फिजिकल एक्टिविटी से मुराद ये बड़ी बड़ी एकदम चले जाते हैं क्रिकेट पे, एकदम चले जाते हैं किसी बाहर फुटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह की चीज़ों। फिजिकल से मुराद ये है कि छोटी छोटी, पहले भी तो कैरम बोर्ड खेला जाता था, पहले भी तो लूडो खेली जाती थी, ताश नहीं कहूँगी मैं, जो कार्ड्स खेले जाते हैं, बट ये चीज़ें भी मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। आपने पजल क्रिएट करना है अपने घर में, चाहे बड़ी कम्युनिटी, आप दादा दादी के साथ भी बैठ के बात करती हो तो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस ना अब एलिमिनेट हो गई। कैरम की, लूडो की, ये तो हम बड़े बच्चों की बात करें, लेकिन अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, नर्सरी, प्री नर्सरी, आपको पता है मेरा बच्चा 2.5 साल का है। अच्छा, हम लोग जो फिजिकल एक्टिविटी उसके लिए घर के अंदर, जब कोविड की वो सिचुएशन है, डेफिनेटली हम खुद भी घर से काम कर रहे थे, तो मैं जो ये डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं उनके साथ ना उसकी टॉपिंग गेम करा लेती थी हमेशा। तो मदर्स को ना क्रिएटिव होना पड़ेगा। सही, मदर्स इवन छोटा सा फ्लावर बना के अगर वाटर के अंदर ड्रॉप भी करती है ना तो वो खिल जाता है एकदम, तो बच्चा उस पर भी खुश होता है। तो वी नीड टू डेवलप सम फनी एक्टिविटीज जिसमें उसे लगे कि क्रिएटिविटी। हमने क्या कर दिया, हम कहते गंद फैल जाएगा, नो इसको ये नहीं देना, इसको ये नहीं देना, प्लीज गंदा कर देगा, सोफा गंदा कर देगा, कारपेट गंदा कर देगा। तो ये ट्रेंड्स हमें एक कॉर्नर, एक प्ले कॉर्नर भी जरूर बच्चे के लिए, जहाँ पे वो अपना मेस जरूर करे, लेकिन मेस के साथ वो क्रिएटिविटी उसकी बढ़ती है। इस बात को कितना जो है वो पॉजिटिवली प्रमोट करना चाहेंगी कि क्योंकि अगर देखा जाए, हम लोग आमतौर पे देखते हैं कि जी पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को मना कर देते हैं कि जी डांट रहे होते हैं कि तुम ये ना करो। स्टॉप गेम तो बहुत चलती है। बिल्कुल, आपने भी देखा होगा, ये एक आम बात है। तो किस तरह से, क्योंकि ये सुना जाता है कि जी बच्चों को किसी काम से रोका ना जाए, क्योंकि बच्चे जो क्रिएटिव होते हैं, अगर उनको रोक दिया जाएगा वो वहीं डर जाएंगे और वो एक नई चीज़ करने से जो है वो डरेंगे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बीइंग अ पेरेंट, मैं खुद क्योंकि लोगों को गाइड करती हूँ और मैं उन्हें काउंसल करती हूँ कि आपने बच्चे को ट्रेन कैसे करना है, तो मैंने एज अ पेरेंट ये चीज़ फील की है कि नो का ऑप्शन ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा। आप जब सिर्फ यस यस करते हैं ना तो वो आपके ऊपर से आता है। सही। तो बच्चे के पास जब नो का ऑप्शन या उसे आइडिया नहीं होगा कि स्टॉप गेम होती है, तब तक वो दुनिया के जब रियलिटी में जाता है तो लोग उसे स्टॉप कहते हैं, उसे गाड़ी रुकवाते हैं। बिल्कुल, इशारा तो होता है ना, वो जो मैं रेनबो हमेशा या ये ट्रैफिक सिग्नल गेम हमेशा बच्चों को सिखाती हूँ और पेरेंट्स को भी बताती हूँ कि ये जरूर रखें। सही। कौन सी जगह पे स्टॉप करना है, कौन सी जगह पे ग्रीन सिग्नल देना है। डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात सही कंटिन्यू करना चाहिए। करना चाहती हूँ कि सबसे पहले ने बताया कि बाकी बच्चे को स्टॉप, नो, ये लफ्ज़ ज़रूरी होना चाहिए। ये पाकिस्तान में बहुत कम है, बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा है, और इसका अल्टरनेटिव भी बच्चों को दें। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा छोटे बच्चों में बहुत आदत होती है पेंसिल से दीवारों पे नक्शो निगार बनाने की, स्पेशली जब राइटिंग सीखते हैं, सबसे पहले ABC लिखना, टीचर बनना, तो उसकी सबसे अच्छी चीज़ है आप वाइट बोर्ड एक बच्चे को ला दें, बच्चा खूब दिल भर के खेले। सही। उसका अल्टरनेटिव बच्चे को दें कि नो बेटा आप दीवार पे ना लिखें, आप इस पे लिखें,
यहाँ पे बच्चों को मैंने देखा कि माँ बाप मना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर, लेकिन बच्चे ने बस जान तोड़ मेहनत करनी है। अच्छा डॉक्टर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्योंकि मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में जो है वो बच्चे जो नर्सरी, जो प्री नर्सरी के बच्चे हैं, उनको किस तरह से टीचर्स के लिए उनको बहलाना, उनको पढ़ाना, वो कितना मुश्किल, टीचर्स के लिए बहुत हार्ड जॉब है। किस तरह से इस टीचर्स के लिए राइट फ्रॉम द स्टार्ट, अगर आप नर्सरी क्लासेस शुरू करें या यूनिवर्सिटी लेवल पर जाएं या कॉलेज लेवल पे, टीचर्स के लिए सबसे ज़्यादा मसला पड़ा है और बच्चों ने उसी का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया है। बच्चों ने इंजॉय किए और टीचर्स ने वाकई जान तोड़ के मेहनत की है, क्योंकि एक ईमेल भी जो बच्चे की आती है उसका उसी वक्त आपको विद इन 10 मिनट्स रिस्पांस देना, टीचर के लिए 24/7 अवेलेबल रहना, उसकी कोई भी पिक्चर उसने सेंड की है वो देखना, मतलब टीचर के लिए बहुत हार्ड जॉब बढ़ गई है। 1 घंटे की जॉब 3 घंटे पे चली गई है। उसका ब्लैक बोर्ड टीचर तो का क्या समझती हैं कि अब जो है सारी बातें होंगी कि जी 6-6 घंटे, अच्छा बैकबोन के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसके हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि 6-6 घंटे एक ही जगह पे बैठे रहना, उसके लिए कोई यकीनी हल नहीं बनाना चाहिए? सबसे पहले मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि बाहर के मुल्कों में ये होता है कि उन्होंने रिसर्च की है कि पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत बच्चा लर्न करता है। जब बच्चे को लगता है कि मैं हार रहा हूँ, वो थोड़ा पुश बैक भी सीखता है, तो वो उसको डिसअपॉइंटमेंट भी, वो सारी चीज़ें लर्निंग का पार्ट ऑफ लर्निंग है। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि 98% या 99% मार्क्स ना लिए तो बस जी उस बच्चे को तो जलील करके रखते हैं। पेरेंट्स को भी पेरेंट्स की तरबियत ही नहीं है भाई। हालांकि जो 50% मार्क्स वाला बच्चा, असल में हमारे माशरे का भी यही अलमिया कि 2 ही फील्ड्स हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग, कोई और फील्ड ही नहीं है। बाहर के मुल्क में तो ये कि अगर आप प्लम्बर भी हैं तो आपकी बहुत अच्छी वेज है, रिस्पेक्टफुली आपको देख रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जब काउंट करते हैं तो आप एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते, सारा बहुत सारी चीज़ें को ऊपर वर्कआउट करते हैं। एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। यहाँ बात हो रही है, जैसे अभी डॉक्टर नौशीन ने कहा कि जी अगर 98 और 99% नहीं आ रहे तो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को इतना डिस्करेज कर देते हैं कि बच्चा जो है वो डिप्रेशन और एनजाइटी की तरफ चला जाता है। ब्रेक के बाद हम इस पर भी बात करेंगे कि बच्चों की जहनीत पे जो है वो डिप्रेशन और जो एनजाइटी है वो इस तरफ क्यों जा रहे हैं, क्या पेरेंट्स को किस हद तक हमें सिखाने की ज़रूरत है, उनको किस हद तक ट्रेन करने की ज़रूरत है कि वो बच्चों को अप्रिशिएट करें। बेशक वो फेल हो रहे हैं लेकिन उनको अप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है, इस पर भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। खुशामदीद जी, बात हो रही है एनजाइटी और डिप्रेशन की। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, जब वो बच्चे फेल हो जाते हैं या उनकी परसेंटेज कम आ जाती है और पेरेंट्स जो है वो उनको इतना डिस्करेज करते हैं, तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगी अब्दुल वहाब साहब, बच्चे जो हैं, एक तो पेरेंट्स को किस तरह से ट्रेन करना है कि जी वो डिस्करेज ना करें उनको, कि वो फेल भी हो रहे हैं तो उनको इस तरह से अप्रिशिएट किया जाए कि वो आगे पढ़ने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। और डिप्रेशन और एनजाइटी की तरफ जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए क्या सोल्यूशन है? बहुत अच्छा आपने रूज सवाल किया। देखिए चीज़ ये है कि हमारे जहनों में अनफॉर्चुनेटली चूँकि हम उस लेवल पे अभी तक मैच्योर नहीं हो सके एज ए सोसाइटी, तो हमने क्या बना लिया, ज़िंदगी का मेयार, टॉपर्स उनको ज़िंदा रहने का हक़ है, जो नीचे हैं उनको ज़िंदगी का हक़ नहीं। देखिए माशरा किस तरह से बनता है, अगर इसमें सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स आप भर देंगे तो माशरा क्या सर्वाइव कर सकेगा? नहीं। इसमें एक नर्स भी चाहिए, इसमें एक कंपाउंडर भी चाहिए, इसमें एक प्लम्बर भी चाहिए, एक मेसन भी चाहिए, इसमें ईंटें बनाने वाला भी चाहिए। आपको ईंटों के भट्टे की भी ज़रूरत पड़ती है। आप अगर उसको ज़िंदा रहने का हक़ नहीं देंगे कि यार ये तो रिस्पेक्टेबल है नहीं, इसका तो ज़िंदगी का राइट नहीं है, वो ईंटें कहाँ से आएंगी जो घर बनाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरे अल्फाज में आप जो करें, बच्चा जो करना चाहता है, उसका जो एप्टीट्यूड है, जो उसका रुझान है, उसको करने दें। अगर वो अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता है उसको बनने दें, वो एक्सेल करेगा। इसकी मैं मिसाल इस तरह से दूंगा कि आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, मैं मुझे ये अरब मुल्क का नाम याद नहीं है, वहाँ पे एक बच्चा जगह जगह दीवारों पे गाँव की लिखाता था, कुछ ना कुछ उल्टे सीधे खतूत वज़ा कराता था। तो पूरे मोहल्ले वाले शिकायत करते थे, हर रोज़ शिकायतों का अंबार होता था कि आपका बेटा हमारी दीवारें ख़राब कर देता है। ठीक है। अच्छा, वालिद ने समझाया बुझाया, लेकिन वालिद ने देखा कि इसका रुझान है, उसको चलने दिया। वो बच्चा जिसके मोहल्ले भर की कंप्लेंट्स थी, पूरे गांव की कंप्लेंट्स थी, इस वक्त मस्जिद नबवी का सबसे बड़ा खतात है। सुभान अल्लाह। आपको जहाँ पे जो कुछ अरबी में लिखा दिखाई देता है, अरबी
मेरे ख्याल में उसकी शायद अरबी मादरी ज़ुबान में थी, शायद पाकिस्तान का जिक्र है, मैं मुझे भूल गया वो सारा वाक़या। लेकिन ये फैक्ट है कि वो इस वक्त मस्जिद नबी का ख़त्तात है और उससे बड़ा दुनिया में अरबी का ख़त्तात। ये कितनी बड़ी बात की है। सोबिया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एंजाइटी और डिप्रेशन के हवाले से भी बताएं, क्योंकि स्टूडेंट्स आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं। और ये भी पूछना चाहूँगी कि जिन बच्चों के गोल्स नहीं होते, पहले तो वो स्कूल जाते थे, टीचर्स के सामने होते थे तो पता, अब जिन बच्चों के गोल्स नहीं हैं उनको किस तरह से जो है वो ट्रेंड किया जाएगा, किस तरह से पता लगाया जाएगा कि उनके गोल्स को किस तरह से सेट करना है? देखिए अरूज, ज़िंदगी में ना बच्चा जब मतलब थोड़ा होश संभालता है ना, उसकी लाइफ के कोई ना कोई टारगेट ज़रूर बने होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पेरेंट्स के सामने एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहा। बीइंग अ पेरेंट, टीचर, सिस्टम, कल्चर जो सारा है ना वो इम्पोज करता है कि ग्रेड 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 ग्रेड, टॉपर, सारा कुछ। अब इसीलिए कहा जाता है कि पर्सनालिटी असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्कूल्स ने ना इंट्रोड्यूस भी करा दी है, कुछ एकेडमिक असेसमेंट की जाती है जिसकी बेस पे बच्चे को देखा जाता है कि बच्चा कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है। डिफरेंट नफ्सियात के अंदर भी हम चेक करते हैं कि बच्चा किस पर्सनालिटी का है और उसके अंदर ट्रेड्स, पोटेंशियल्स क्या हैं। उन पोटेंशियल्स को अगर टीचर, बहुत से स्कूल्स इस्तेमाल करके अपने बच्चे को उसी तरह मॉडिफाई करते हैं और डिफरेंट चैम्पियंस बनाते हैं। आप देखिए डिफरेंट प्रोग्राम्स में इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये हमारा बच्चा डिबेट अच्छी कर सकता है, राइटिंग अच्छी कर सकता है, ये सारी। तो ये ट्रेंड कायम करना, और स्पेशली हम असेस कैसे कर सकते हैं, सिस्टम के अंदर आप पोटेंशियल्स की हाइलाइट्स को मार्क करने के लिए ना मैयर्स रखें। बिल्कुल, आप टीचर हैं, आपको टीचर को आइडिया हो कि, क्योंकि आप कह रही ना एंजाइटी और स्ट्रेस, जब टीचर को पता नहीं मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के अंदर, प्रिवेल करते हैं, गुस्सा कर रहा है या पढ़ नहीं पा रहा, बैकग्राउंड में कोई ना कोई फैक्टर है, जब टीचर या पेरेंट जानने की कोशिश नहीं करेंगे और उस पर फोर्स करते जाएंगे तुमने करना ही करना है, मेंटली आपको पता है डिप्रेशन जो है, एक यहाँ पे स्टेटमेंट ज़रूर ऐड करना चाहूँगी सुनने वालों के लिए। 5 सिम्टम्स डिप्रेशन के होते हैं और एंजाइटी के, दोनों के सिर्फ ऑडियंस के लिए कर देती हूँ। नींद ना आना, खाना प्रॉपर्ली ना खाना, चिड़चिड़ेपन का बहुत ज़्यादा बच्चे का शिकार हो जाना, और बच्चा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पहले गुजार रहा था और 1 महीने से वो प्रॉपर्ली उस तरह से नहीं कर पा रहा, तो ये इंडिकेशन है कि मेंटली वो डिस्टर्ब है। यू नीड टू चेक ऑन दिस थिंग। बिल्कुल, ये डॉक्टर सोबिया ने बहुत अच्छा आप लोगों को मैसेज दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर इस बात को नोट किया होगा। डॉक्टर नौशीन, आपसे जानना चाहूँगी कि एक तो आपने जाना कि जैसे टीचर्स को बहुत ज़रूरी है पता होना कि मेंटल डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं और गोल्स किस तरह से बच्चे को सेट करने हैं। मेरे लिए तो मैं अपनी एग्जांपल ये दूंगी कि मेरे लिए हमेशा यही गोल है कि बच्चा एक अच्छा इंसान बने। सही। मैंने जब इंग्लैंड छोड़ा तो हर बंदे ने मुझे डिस्करेज किया। वो लोग यही कहते हैं कि लोग तो पाकिस्तान से इंग्लैंड के लिए, बाहर आने के लिए, मुल्क के लिए, पढ़ाई के लिए लोग धक्के खा खा के स्टे हासिल करने के लिए इतना फोर्स करते हैं। तुम जॉब भी छोड़ के जा रही हो, और वहाँ से माशाल्लाह से मैंने PhD की, सब कुछ किया, लेकिन मेरा गोल ये था कि बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाए। देखिए, मार्क्स लेना या अच्छे मार्क्स लेना ये ज़िंदगी का गोल नहीं होना चाहिए। ये माँ बाप को भी समझने की ज़रूरत है और बच्चों को भी समझने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान आने का मेरा मकसद यही था कि बच्चों को अपने रूट्स के साथ, इन चीज़ों के साथ ये चीज़ें दिखाना है। आपको बहुत नॉर्मल लगता होगा रिक्शा, चिंची या तांगा या घोड़ा, लेकिन मेरे बच्चों के लिए वो बहुत फैसिनेटिंग है। अपने कल्चर के साथ जुड़ना। यहाँ पे अभी भी हम पाकिस्तान को मैं बिल्कुल माइनस लोअर पॉइंट्स नहीं दूंगी। ये बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज से बहुत टॉप पर है। सही। और अभी भी हमारी रिवायात, हमारी बातें ये बहुत ज़्यादा अभी भी हैं। अजान की आवाज़ आना, रमज़ान का एहतराम, मुहर्रम का एहतराम, ये सारे त्यौहार ऐसे हैं जो हमारी रूट्स हैं। मुझे बड़ा शौक था कि अपने बच्चों को ईद उल अज़हा दिखाऊं, उसमें कुर्बानी का कॉन्सेप्ट दिखाऊं। मैं हर साल वहाँ पे ईद करती थी और हमारी फैमिली की माशाल्लाह से बड़ी अच्छी गैदरिंग होती थी। लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट था कुर्बानी का, जी वो मैं नहीं दे अपने कल्चर को जो है वो जिस तरह से उनको बना सकते हैं, जिस तरह से उनको कल्चर को लेकर चल सकते हैं, वो बाहर के मुल्कों में नहीं। टॉप लेवल पर मैं इंग्लैंड भी गई तो मैंने आज तक अल्लाह का शुक्र है कभी हराम मीट को टच नहीं किया। लेकिन मेरे साथ मुझे इतना अजीब सा लगता था कि ईरान से लोग आए हुए, सऊदी अरब से लोग आए हुए, लेकिन वो डिफरेंशिएट नहीं करते, हलाल और डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। डॉक्टर नौशीन, आपका कमेंट जानना चाहूँगी, जैसे कि आज हमने ऑनलाइन एजुकेशन पे बात की, इस पे को मुनज़्ज़म करना और अपने पूरे दिन को मंसूबाबंदी करना, वो किस तरह से यकीनी बनाया जाए? देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है। किसी भी जॉब हासिल करने जाते हैं या किसी स्टूडेंट से, टाइम मैनेजमेंट तो बेसिक क्वेश्चन है आपका।
लेकिन मैं ये कमेंट एट द एंड ये डालना चाहूँगी कि प्लीज़ इस ऑनलाइन लर्निंग से जितनी जल्दी हो सके जान छुड़ाएं। हाँ। आपने बंद करना है तो प्लीज़ रेस्टोरेंट्स में गैदरिंग्स को बंद करें, उन लोगों का भी नुकसान ना करें, उनको टेक वे ऑर्डर की सोबिया, आप क्या लास्ट कमेंट? मैं तो डॉक्टर नौरीन बिल्कुल इनके ऑपोजिट दूंगी, क्योंकि ऑनलाइन देखिए अब सॉफ्ट एरा है। हाँ। ज़िंदगी जो चल रही है ना वो टेक्नोलॉजी के साथ है, इसको एडजस्ट करें। सही। पेरेंट्स, टीचर्स, बीइंग अ स्टूडेंट, आप लोग जो भी सुन रहे हैं ना, आप एडजस्टमेंट करना को और इसको एक्सेप्ट करें। दिस इज़ अ सिस्टम, यू नीड टू, लेकिन इसके साथ अपनी हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखें। ये हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कह रही हैं कि इसको दूर करो, शी इज़ वेरी राइट, लेकिन इसको साथ लेके चल के इसको एज अ पॉजिटिव यूजेज में लेके आएँ तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब्दुल वहाब साहब जी देखिए, डॉक्टर नौशीन और सोबिया ने बहुत अच्छी आरा दी, हमें एक दरमियान की राह अपनानी पड़ेगी। जो बच्चों को स्कूल लाने वाले हमारे हैंडलर्स हैं, बदकिस्मती से वो अवेयर नहीं है, सही, ना ही वो एहतियात करते हैं। बेसिकली बच्चों को स्कूल लाने से मना करने वाले जो अवामिल हैं वो इतने ख़तरनाक हैं कि हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। सही। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, आई मीन शी इज़ राइट इन अ वे कि हम कोशिश करें एटलीस्ट हफ्ते में 2 या 3 बच्चों को लेकर आएँ स्कूल, और पेरेंट्स को पाबंद बनाएं कि आप ये गाड़ियों से जान छुड़ाएं, आप खुद लेकर आएँ। और हम पूरा माशरा, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, इन तीनों को इन्वॉल्व करें, ऑन बोर्ड लें, और जो हमारे पास सिर्फ ऑल्टरनेट बचा है ऑनलाइन का, इसका भरपूर इस्तेफादा करें। सही। जो हमारे पास एक वाहिद, जो इस वक्त के दौर में जबकि लॉकडाउन है, स्कूल्स बंद हैं, इसमें हमें इसी ज़रूरत के साथ, जबकि हम ये कहते हैं कि स्क्रीन से दूर रखना चाहिए, लेकिन अब पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को ऑन बोर्ड रखे, इसी चीज़ को आगे लेकर चलना है। यहीं से स्टडीज़ को किस तरह से जो है बच्चों के लिए जो है वो यकीनी बनाना है। और हमारे साथ आज इसी टॉपिक पे बात करें, अब्दुल वहाब साहब मौजूद थे, सोबिया खतीब साहब, डॉक्टर नौशीन साहिबा मौजूद थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आज बहुत ही पॉजिटिव बातें की गई। जाहिर सी बात है, हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव तो जो है वो असरअंदाज होते हैं हर किसी चीज़ पर, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के टॉपिक से आप लोगों ने बहुत रहनुमाई हासिल की होगी। पेरेंट्स का रोल अदा करना कितना ज़रूरी है ये भी आपने जाना, और एंड में मैं यही कहूँगी कि बढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। इसी बात के साथ इजाज़त दीजिए। मंडे की सुबह एक नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड मॉर्निंग।